स्टूडेंट्स, मैं अंचल है यानी एडीज ट्रैकिंग एकेडमी में आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। आज मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा। उसके इनकन्वीनियंस के लिए आज कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। ठीक है, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम लोग सीधा हमारे मुद्दे की बात पर आते हैं। मेरे काफी स्टूडेंट्स मुझसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हम लोग चाहते हैं कि आप क्वेश्चंस अपलोड करो, मतलब क्वेश्चंस के वीडियो बनाओ। तो मुझे तो दोनों ही स्टूडेंट्स का ध्यान रखना है, जिनका सिलेबस हो चुका है उनका भी और जिनका नहीं हुआ है उनका भी। तो कल से आप लोगों के सामने मेरे 2 वीडियोस आएंगे, जिसमें एक वीडियो के अंदर तो हमारा जैसे सिलेबस चल रहा है वैसे चलता जाएगा सीक्वेंस में। पहले 12th कंप्लीट होगी, देन 11th कंप्लीट होगी, और एक वीडियो पैरेलल चलेगा जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर मैं सिर्फ पूरे सिलेबस के यानी 11th और 12th के कंपटीशन लेवल के 10-12, 15, 20 क्वेश्चंस डेली के डेली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उनको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा, है ना। अब और उसके अंदर और कोई आपको क्वेश्चंस हो, जैसे मतलब जो मेरे क्वेश्चंस वाला वीडियो है ना, उसके अंदर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के द्वारा दिए गए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूं, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर मुझे अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तो टाइम नहीं मिल पाया, वरना मैं आज से सोच रहा था कि ये शुरू कर दूं 2 वीडियोज वाला काम। तो अभी अपन इस वीडियो पर वापस फोकस करते हैं। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चल रहे थे कल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों कहां तक पहुंच चुके थे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पहुंच चुके थे कूलॉम्स लॉ के कुछ स्टार्टिंग का हमने देख लिया था, के तक पहुंच गए थे, है ना। 2 चार्ज Q1 और Q2 के बीच में लगने वाली फोर्स क्या थी? Q1 Q2 F इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। याद आया कुछ? ठीक है, तो वहां K क्या था? फोर्स कांस्टेंट। K की हमने यूनिट देख ली थी, K की हमने डायमेंशन देख ली थी, और वैक्यूम के लिए K की वैल्यू देख ली थी 9 × 10⁻⁹। अब हम K के बाद में कुछ और डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, देखेंगे आप लोग यहां पर। फॉर वैक्यूम मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि हम किस के की बात कर रहे हैं। कल ये फोर्स का हमने फॉर्मूला देख लिया था, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों वैक्यूम के लिए K की एक वैल्यू इस तरीके से भी लिखी जाती है, 1/4πε0। इसको कई लोग E0 भी पढ़ते हैं। ठीक है, ε0। अब ये ε0 किस चिड़िया का नाम है देखते हैं। ε0 को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। ठीक है, अब ये होता क्या है? इसके नाम में आ रहा बच्चों इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। मतलब ये जो वैल्यू है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो वैल्यू है ये डिफाइन करती है या डिसाइड करती है कि किसी भी मीडियम में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकती है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू ये डिसाइड करती है। तो K की वैल्यू होती है 1/4πε0। ध्यान से आप इस चीज को देखेंगे, ये ε0 में एक छोटा सा 0 नजर आ रहा है। ये ε0 में E लिखा हुआ है, उसके नीचे एक छोटा सा 0 लिखा हुआ है। ये 0 किसको डिनोट कर रहा है? ये 0 वैक्यूम को डिनोट कर रहा है, जिसको मैं बोलता हूं बाबा ε0। ये नॉट मतलब क्या है? 0, वैक्यूम, कुछ भी नहीं है, नॉट। ठीक है ना, तो ये 0 किसको डिनोट कर रहा है? वैक्यूम को। यानी अगर यहां पर इसकी मैं पहले आपकी बात करूं, अगर वैक्यूम की बजाय कोई मीडियम होता, क्या होता? फॉर एनी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, कौन सा मीडियम? डाइइलेक्ट्रिक या नॉन कंडक्टिंग मीडियम भी हो सकता है, कंडक्टिंग मीडियम नहीं हो सकता। 2 चार्जेस जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं उनके बीच का मीडियम कंडक्टिंग कभी नहीं हो सकता। ये मीडियम समझ में तो आ रहा है मेरे बच्चों? मीडियम का मतलब क्या है? ध्यान से समझ लेना, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, है ना। अगर दोनों के बीच में, मतलब दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो तब लग रही है जब वैक्यूम में रखा हुआ हमने दोनों चार्जेस को, मतलब दोनों चार्जेस के जो बीच का इलाका है वहां क्या है? वहां वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है। तो हम ये कहेंगे फोर्स बिटवीन बोथ द चार्जेस इन वैक्यूम। यहां पे इस फोर्स के फॉर्मूले से जो K की वैल्यू आती है वो कहलाएगी फोर्स कांस्टेंट फॉर वैक्यूम। ठीक है, और ऐसे ही ऐसा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर वैक्यूम। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में हमने कोई मीडियम रख दिया, मतलब हमने मान लो कोई रबड़ की शीट रख दी, कोई प्लास्टिक की शीट रख दी, तो वो क्या कहलाएगा? वहां पे ε0 की जगह क्या आ जाएगा? वहां पे ε0 की जगह आ जाएगा 1/4π EM आ जाएगा। ठीक है,
कुछ किताबों के अंदर 1/4 सिंपली ई लिखा जाता है, कोई एम या नॉट उसके साथ नहीं लगाया जाता है। तो ये ई एम क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये हर मीडियम के लिए अलग अलग होगी। ये ई क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी कह सकते हैं इसको, कई नाम होते हैं इस चीज के। ठीक है, तो यहां पे मैं क्लियर हूं आप लोगों को कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इनकी वैल्यू, अब ये इनकी वैल्यू तो हर मीडियम के लिए अलग अलग होगी, लेकिन एप्सिलॉन नॉट तो वैक्यूम के लिए ही है, तो इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जिसे आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है और वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी जाती है, वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी जाती है। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के ऊपर बनाते हैं, ये कितनी होगी देखते हैं। ठीक है, ये वैल्यू कैसे आती है आप देखेंगे। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। कल मैंने आपसे कहा था कि के की यूनिट, फोर्स कांस्टेंट जो ये के था ना बच्चा, इस के की यूनिट और डायमेंशन पे खूब क्वेश्चंस बनते हैं। इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट और डायमेंशन पे। तो बड़ी सिंपल है बेटा। एक बात बताओ, कल आपको मैंने जो अपन ने कल डिसाइड किया था, डिस्कस किया था, इसमें के की यूनिट कितनी आई थी? के की यूनिट आपके पास आई थी न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम -2। ठीक है, इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, के सामने न्यूटन आ रहा है, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर डिवाइड में आया तो कूलाम की पावर -2 होगी। ये के की यूनिट थी। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी? देखो, के और एप्सिलॉन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, एप्सिलॉन डिवाइड में आ रहा है, और 1/4 तो एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये एक सिंपल कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। तो के और एप्सिलॉन नॉट दोनों एक दूसरे से रेसिप्रोकल हैं, तो जो यूनिट्स होगी वो भी उल्टी हो जाएंगी। तो यहां पे इसको यूनिट को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल कर दो तो जिसकी पावर पॉजिटिव है उसकी पावर तो नेगेटिव हो जाएगी, जिसकी नेगेटिव है उसकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या यूनिट आ जाएगी इसकी? न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलाम +2। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। डायमेंशन ऑफ, इसकी डायमेंशन क्या होती है? इसकी डायमेंशन बड़ी सिंपल है, या तो अगर के की डायमेंशन आप लोगों को याद है तो उसको उल्टा कर दो, उसमें जहां पावर पॉजिटिव और नेगेटिव कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव कर दो। और अगर बाई चांस याद नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे? बड़ी सिंपल है, इसकी यूनिट से निकाल लेंगे यार। इसकी यूनिट कितनी है? न्यूटन। न्यूटन यानी फोर्स। फोर्स की मैंने कहा था आपको कुछ याद होनी चाहिए, कल मैंने बताया थी, फोर्स की मास इंटू एक्सेलरेशन MLT -2 होती है। न्यूटन के लिए क्या आ जाएगा? MLT -2। ये तो न्यूटन के लिए आ गया। ठीक है, मैं साइड में ज्यादा जा रहा हूं, शायद आप लोगों को दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, MLT -2 तो आ गया न्यूटन की जगह। फिर अब यहां पे न्यूटन की पावर कितनी है बेटा? -1। तो ये वाली पावर भी पूरी -1 करेंगे न्यूटन की। इसकी -1 करेंगे तो बेटा ये पावर नेगेटिव, ये पावर नेगेटिव, और ये जो नेगेटिव थी ये क्या हो जाएगी? +2। ठीक है, न्यूटन इनवर्स के बाद क्या आ रहा है? मीटर की पावर -2। मीटर में क्या नापते हो? लंबाई L2। कंफ्यूज हो रहे हो शायद आप लोग, क्योंकि ये बिल्कुल कोने में आ गया। ये पहले वाला मैं मिटा रहा हूं, आप साथ के साथ लिखते रहेंगे इसको, वीडियो को पॉज कर करके। हम इसको अच्छी तरह से यहाँ पे खुले में खेलते हैं ना, खुले मैदान में मजा ही अलग है यार। तो खुले मैदान में आते हैं हम लोग। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको बताई 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर -2 और कूलाम स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन कितनी आ जाएगी? न्यूटन की जगह MLT -2, लेकिन यहां न्यूटन की पावर है -1, तो -1 बेटा यहां पावर -1 आएगी, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव था, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ रहा है? मीटर की पावर -2, मीटर यानी लेंथ, पावर -2। फिर क्या आ रहा है? कूलाम यानी 80 की पावर 2 हो जाएगी। इस पूरे को सिंप्लीफाई करें तो M एक बार आ रहा है, L 3 बार आ रहा है, लेकिन नेगेटिव, L -1 L -2 है तो L -3 हो जाएगा। T2 और T2, T की पावर 4 हो जाएगी और A की पावर 2 ही रहेगी। ठीक है, तो ये आगे डायमेंशन लो। ये यूनिट और ये डायमेंशन
राजस्थान बोर्ड में तो पता ही नहीं कितनी बार पूछ रखी है, सीबीएसई बोर्ड में भी कई बार पूछ रखी है, और कंपटीशन लेवल पे तो आती रहती है यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो ये पूछ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उनको आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने कल के की बताई थी और आज इसकी बताइए। क्लियर है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्लियर है। अब एक और इसी के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि बच्चों, जैसे मैंने ध्यान से इस चीज को समझेंगे, मैं तुम लोगों को कहता हूं कि मैं किसी भी चीज को मैंने बांध रखा है और मैं उसको ताकत लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। ध्यान से सुनना, मैं क्या लगा रहा हूं? फोर्स। ठीक है? फोर्स कब लग सकती है? फोर्स सिर्फ तब लग सकती है जब सामने से मुझे कोई अपोज कर रहा है। नहीं समझ रहे हो तुम लोग? देखो, इसको यूं समझो कि ये डस्टर है, ठीक है, मैं इस डस्टर को धक्का लगा रहा हूं, इसको पुश कर रहा हूं, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं। ध्यान से देखना, तो इस पे फोर्स कब लगेगी? जब इसको कोई आगे सरकने से रोक रहा है, तभी तो मैं इसको धक्का लगा पाऊंगा। अगर कोई रोकता ही नहीं तो क्या होता? ये आगे चला जाता। मतलब मेरी मसल्स में किसी भी तरह का स्ट्रेन नहीं आता अगर कोई इसको नहीं रोकता, तो बड़ी इजीली आ रहा, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती? कम हो जाती। और अगर इसके ऊपर जो लगने वाला रेजिस्टेंस है वो पूरी तरह जीरो हो जाता, मैं फोर्स लगा ही नहीं सकता। मैं हवा पे फोर्स लगा सकता हूं क्या? नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा। लेकिन मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा सकता हूं क्योंकि मुझे पूरा रेजिस्टेंस मिल रहा है, मेरी मसल्स में यहाँ पे जोर आ रहा है। ठीक है? तो फोर्स हमेशा तब लगाई जा सकती है जब सामने से आपको कुछ रेजिस्टेंस मिले, कोई रुकावट आपके रास्ते में आए। देखो, दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं क्या लगा रहे हैं? दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। तो ये फोर्स कब लग सकती है? जैसे मान लो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं जब ये एक दूसरे के पास नहीं आ सकते। ठीक है? अगर इन दोनों के बीच का मीडियम कंडक्टिंग होता, तो इन दोनों के बीच में कंडक्टर भरा होता, यानी कॉपर की प्लेट होती, मेटल की कोई प्लेट होती, तो क्या होता? कंडक्टर्स के अंदर, ध्यान से सुनना, कंडक्टर्स के अंदर चार्जेस फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते क्या करेंगे? अगर दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी के, तो दोनों एक दूसरे पे आके चिपक जाएंगे। ठीक है? तो इन पर किसी तरह की कोई फोर्स, यानी कि अगर दो चार्जेस के बीच का मीडियम, दो चार्जेस के बीच का मीडियम क्या है? कंडक्टिंग है, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे को किसी तरह का उनको रेजिस्टेंस ही नहीं मिलेगा, कोई रोक ही नहीं रहा, तो फोर्स लगाएंगे क्यों? वो डायरेक्ट एक दूसरे के पास आ जाएंगे, दूर जा रहा है दूर चले जाएंगे। तो यानी अगर दो चार्जेस के बीच का मीडियम क्या है? कंडक्टिंग है, तो उन दोनों के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? जीरो। ठीक है? तो अगर जीरो होती है, यहां से देखना, F का फॉर्मूला क्या था? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। ठीक है? अगर दोनों के बीच में मीडियम है, तो मैंने कहा दोनों के बीच में कंडक्टिंग मीडियम है, तो फोर्स कितनी हो जाएगी? जीरो। ठीक है? तो यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? यहां जीरो आ रहा है। ठीक है? तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट जीरो हो गया। नहीं, सीधी सी बात है कि ये कितना हो गया? इनफाइनाइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, यहां पे जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, कंडक्टर्स के लिए इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। क्या होती है? इनफाइनाइट। ठीक है ना? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ अ कंडक्टर, एक तो इस तरीके से पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज, सीधा आंसर है क्या? इनफाइनाइट। जीरो नहीं करेंगे, फोर्स जीरो होती है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इनफाइनाइट होती है। ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से पास नहीं कर सकती। ठीक है? तो ये क्या होती है? ये क्या होती है? उसके लिए इनफाइनाइट होती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा के पूछता हूं, थोड़ा सा घुमा के पूछता हूं। सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड में जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये क्वेश्चन इस तरीके का घुमा के बहुत बार आया हुआ है। दो चार्जेस हैं, ध्यान से सुनना, दो चार्जेस हैं, एक 2 माइक्रोकूलाम्ब का है और एक -2 माइक्रोकूलाम्ब का है। दोनों के बीच में 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। कितने न्यूटन की फोर्स लग रही है? 10 न्यूटन की। अब मैंने दोनों के बीच में कॉपर की एक प्लेट रख दी, या दोनों के बीच में मैंने कोई भी मेटल का नाम दे देंगे कि मैंने एक फलानी प्लेट रख दी या कंडक्टिंग मीडियम रख दिया, तो अब दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी हो जाएगी? तो हम में से कई जो काफी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा इसके लिए होती है करके, और कुछ ना कुछ आंसर भी निकाल देते हैं। मजे की बात तो ये है। लेकिन जब भी चार्जेस के बीच में अगर कोई भी कंडक्टर, चाहे तुम लोगों को कॉपर का नाम दे रखा है, चाहे और कोई कंडक्टर का नाम दे रखा है, अगर दोनों के बीच में वो रख दिया गया, तो क्या होगा? फोर्स कितनी हो जाएगी? जीरो।
फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। तो ये क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार आ रखा है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, उन दोनों के बीच में फोर्स दे रखी है, आपको इतने न्यूटन की लग रही है, और क्वेश्चन ये कहता है कि मैंने उनके बीच में एक क्या भर दिया, उनके बीच में मैंने एक कंडक्टिंग मीडियम भर दिया, या कंडक्टिंग का नाम ही नहीं लेगा क्वेश्चन तो कहेगा उन दोनों के बीच में एक कॉपर की प्लेट रख दी जिसने पूरी जगह को कवर कर लिया, तो दोनों पे लगने वाली फोर्स हो जाएगी। तो आपको तुरंत आंसर क्या देना है? 0 हो जाएगी। ठीक है। हाँ, इसमें कंफ्यूजन कब आता है? इसमें कंफ्यूजन तब आता है जब दोनों के बीच में हमने कॉपर की प्लेट रखी है और कॉपर की प्लेट ने इन दोनों के बीच की पूरी जगह को कवर नहीं किया, आधी या कुछ पर्टिकुलर रेशियो को कवर किया, तब वहां पे हम लोग कुछ और फॉर्मूला लगाते हैं। वो क्या लगाते हैं? वो आपके 12th के लेवल से ऊपर निकल जाता है, कंपटीशन लेवल में आ जाता है, वो मैं अभी बताऊंगा इसी टॉपिक के एंड में आपको। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? कंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इनफाइनाइट। ये चीजें ध्यान रखना बच्चों, बहुत बार आई हुई है। ठीक है, तो मैं इससे थोड़ा आगे चलता हूं। इस टॉपिक के एंड में बताऊंगा कि अगर आप पूरी जगह कवर नहीं करते तो आपको क्या करना होता है। चलिए, तो हम बात आते हैं अब अगली चिड़िया की तरफ चलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या जिसका दूसरा नाम एक और होता है जिसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अलावा भी इसको हम एक नाम और देते हैं, वो देते हैं इसको रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये क्या होता है, ये क्या बला है, देखेंगे। क्या होता है, जब आप लोगों के स्कूल टाइम में जब एग्जाम्स होते हैं, रिजल्ट आते हैं, तो आपके रिजल्ट को सबसे पहले किसके साथ कंपेयर किया जाता है? क्लास में जो टॉपर बच्चा है उसके साथ, है ना। मान लीजिए तुम्हारी क्लास में कोई मिस्टर एक्स है या कोई शर्मा जी का लड़का है जो टॉपर है, तो जैसे ही तुम अपना रिजल्ट घर पे जाके बताओगे तो घर वाले क्या कहेंगे कि यार शर्मा जी के लड़के के तो इतने आए, तेरे तो इतने ही आए। और बाई चांस शर्मा जी तुम्हारे नंबर कम आए हैं तो तुम भी अपने घर वालों को क्या बोलते हो कि पापा शर्मा जी के भी इतने ही आए, तो इसलिए मेरे तो इतने आने ही थे, है ना। यानी ये तो अगर आप लोगों में जो मेरी वीडियो देख रहा है कोई शर्मा जी है तो उसको दिल पे मत लेना, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल में शर्मा जी का नाम था, कॉमन इसलिए आ गया, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, मेरी किसी शर्मा जी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है। ठीक है, तो बेटा हम लोग चलते हैं इससे आगे कि अगर हमारे रिजल्ट को हमेशा जो बेस्ट है उसके साथ कंपेयर किया जाता है, किसके साथ कंपेयर किया जाता है? जो बेस्ट है उसके साथ। तो अगर मैं बात करूं, ये आपकी रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होती है? जब किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को वैक्यूम, जो कि हमारा आइडियल मीडियम है, बेस्ट मीडियम है, वैक्यूम इज द बेस्ट अवेलेबल मीडियम। ठीक है, तो जब भी किसी भी मीडियम, जैसे मान लो प्लास्टिक के अंदर, इसको यूं समझना आप, दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच में फोर्स लग रही है, कुछ भी लग रही है, एक्स वाई जेड, दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रही है, एफ लग रही है मान लो। ठीक है, दोनों के बीच में अभी वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है। अब मैंने दोनों के बीच में एक प्लास्टिक की शीट रख दी, एक रबर की शीट रख दी, कोई भी मीडियम, कंडक्टिंग नहीं, नॉन कंडक्टिंग मीडियम रख दिया, तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स की वैल्यू 10 से थोड़ी क्या हो जाएगी? वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, 10 से थोड़ी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, नहीं, वैक्यूम में कम होती है, बाकी मीडियम्स में ज्यादा होती है, तो क्या होती है? 10 से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा कि जब आप इसको कंपेयर करते हो वैक्यूम के साथ, मतलब किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का रेशियो वैक्यूम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के साथ लिया जाए, तो जो आपको नंबर मिलेगा वो नंबर उस मीडियम का जिसका तुमने रेशियो लिया था वैक्यूम के साथ, उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहलाएगा। तो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या हो गया बच्चों? किसी भी मीडियम की रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है उस मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को जब वैक्यूम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के साथ डिवाइड किया जाता है तो आती है ये वैल्यू। कोई डाउट? ठीक है, इसको फोर्स के टर्म्स में भी कहा जा सकता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने बताया था। तो यहां पे अगर सारी चीजें कांस्टेंट हैं सिवाय इसके, तो आप ये कह सकते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है, तो यहां अगर मैं फोर्स की बात करूं तो ये आ जाएगा F0 अपॉन
एफ एम, जहां एफ नॉट, बेटा जहां भी है क्या, ये छोटा सा जीरो जहां भी दिखे ना आपको इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, समझ लेना वहां वैक्यूम की बात चल रही है। और जहां एम दिखाई दे या कुछ भी ना दिखाई दे, या तो जीरो है तो वैक्यूम की बात चल रही है, अगर कुछ भी नहीं है तो किसी मीडियम की बात चल रही है, और अगर एम है तो भी किसी मीडियम की बात चल रही है। तो जब दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम में लगने वाली फोर्स और दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम में लगने वाली फोर्स और दो चार्जेस के बीच में किसी मीडियम में लगने वाली फोर्स की वैल्यूज को डिवाइड किया जाता है, तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो क्या होती है, वो क्या कहलाती है, उस मीडियम की रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के यहां पे आपके पास दो डेफिनेशन आ गई है। एक तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटीज का रेशियो, कि किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का वैक्यूम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के साथ जो रेशियो है वो उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहलाता है। या अगर फोर्स की टर्म्स में इसको डिफाइन करना चाहूं तो क्या कहेंगे, फोर्स की टर्म्स में आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप ये कहेंगे कि किसी भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स वैक्यूम के अंदर, उसका रेशियो उन्हीं चार्जेस उसी डिस्टेंस पर लगने वाली फोर्स किसी मीडियम के अंदर, उन दोनों वैल्यूज का रेशियो क्या कहलाएगा, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखते हैं। बड़े सिंपल छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत बार, अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं फिर से मैं कह रहा हूं, बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम्स में। ठीक है, क्योंकि मैं जिनको देखो क्या होता है बच्चों, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर बड़े बड़े डेरिवेशन होते हैं और ये वो तो सब लोग कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्यों मालूम है कि जैसे डेरिवेशन इतना बड़ा है तो डेफिनेटली ये 4 नंबर का आएगा एग्जाम में, तो आप लोग उसको अच्छी तरह से घोट के पी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है जो शुरू में जो छोटे छोटे एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, वो परेशान करते हैं क्योंकि वो कंसेप्चुअल होते हैं। ठीक है, तो मैं ज्यादा एम्फेसिस करता हूं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे, क्योंकि डेरिवेशन वगैरह मैं करवा दूंगा, मुझे मालूम है आप लोग याद भी कर लोगे, जिनके समझ में आ गया वो तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिनको नहीं समझ में आया वो भी उसका बिल्कुल घोट के उसको ऐसा वैसा बिल्कुल पी जाएंगे और वहां पे एग्जाम में चिपका के आ जाएगा। यूं कहीं प्रॉब्लम आती है छोटे क्वेश्चंस में, जो लोग स्कोर करना चाहते हैं उनको छोटे क्वेश्चंस परेशान करते हैं, और जबकि मैं ये कहता हूं छोटे क्वेश्चंस करने में जो मजा है वो किसी में नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। फिजिक्स के साथ अगर दोस्ती करनी है तो रटने की आदत को छोड़ दो, समझने की आदत अपना लो। नहीं समझ में आता तो मैं हूं आप लोगों के साथ, फिजिक्स को अगर समझ में आ गई तो फिजिक्स से प्यारा कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ये जितने कर सको आपके पास होंगी रेफरेंस बुक्स वगैरह। हाँ, एक बात और याद है इसी बुक्स के नाम से कि कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर कोई बुक बताइए, तो बेटा जो लोग बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान बोर्ड की तो एक वो ग्रंथ आता ही है जिसके अंदर मतलब उनकी पूरी जो उनकी ऑफिशियल बुक आती है उससे बाहर कुछ नहीं आता। सीबीएसई के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, एनसीईआरटी को पूरा घोट के पी जाओ, उनके एक एक न्यूमेरिकल जो पीछे दे रखे हैं वो भी कर लो। ठीक है, एडिशनल को छोड़ के, और अच्छी तरह सारे कॉन्सेप्ट समझ लो, तो एनसीईआरटी की बुक सफिशिएंट है। ठीक है, जो लोग पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो लोग पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एनसीईआरटी की पूरी किताब अगर उन्होंने अच्छी तरह पी रखी है विद एडिशनल क्वेश्चंस जो उसमें दे रखे हैं, उनके लिए भी वो सफिशिएंट है। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाना होता। हाँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप अलग अलग प्रैक्टिस सेट आते हैं, सबके वो ले सकते हैं। आईआईटीज वगैरह के लिए क्या होता है कि आपको हर टॉपिक के अलग अलग बुक चाहिए। कुछ बुक्स ऐसी होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक वाला पार्ट बहुत शानदार होता है, कुछ बुक्स के अंदर मैकेनिक्स वाला पार्ट बहुत शानदार होता है, तो अलग अलग बुक्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अगर आप लोग अभी बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड्स में जो भी आपके ऑफिशियल जो राजस्थान बोर्ड वाले हैं वो अपनी राजस्थान बोर्ड की किताब, सीबीएसई वाले हैं वो एनसीईआरटी की बुक को अच्छी तरह से बिल्कुल घोट के पी जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आता हूं इसके ऊपर जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर, बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आप देखते हैं। मिटा दो ना इसको, लिखते रहना आप लोग। क्या होता है बच्चा, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अच्छा एक बात और, ये भी मैंने बताया था आपको, ध्यान से देखेंगे। ई आर इज इक्वल्स टू, क्या करें यार, ई आर इज इक्वल्स टू ई एम अपॉन ई नॉट। ठीक है, तो अब यहां से आपके पास ई एम की वैल्यू कितने आए थे, ई नॉट इंटू ई आर। तो कई बार क्या होता है कि आप बुक्स में देखेंगे फोर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 4 पाई, नीचे ई एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके का फॉर्मूला तो होता ही होता है। इसके साथ में एक फॉर्मूला और दिया जाता है फोर्स का 1 अपॉन 4 पाई। मैं यहां से ई एम को हटाना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, ई एम को हटाना चाहूं तो ई नॉट को वहां मल्टीप्लाई कर दो, ई नॉट इंटू ई आर, ई नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसको कभी कंफ्यूज मत होना इसको देखने के बाद। अब बात आती है अपन यहां पे अपन आ जाते हैं
मैंने आप लोगों को बताया कि जो ध्यान से देखेंगे, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपके पास क्या है, कंडक्टिंग मीडियम है, कोई भी कंडक्टर है, उसके लिए ई की वैल्यू कितनी होती है, ई एम की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो डेफिनेटली ई आर की वैल्यू भी क्या होगी, इनफाइनाइट फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, ये बात समझ में आई। कंडक्टर्स के लिए कई बार पूछ लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा, इसकी अगर मैं यूनिट पूछना चाहूं आप लोगों से तो क्या बताओगे, क्या होगी, क्या होनी चाहिए, सोचो थोड़ा सा। यूनिटलेस होगा। क्यों? दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो है, इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम है, दोनों की यूनिट्स कैंसिल हो जाएगी, दोनों की डायमेंशंस कैंसिल हो जाएंगी। तो ई आर यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज अ डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। इसकी कोई यूनिट या कोई डायमेंशन नहीं होती। कई बार क्या होता है एग्जाम में, जैसे मैंने आपको अभी याद करा दिया कि किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की यूनिट ये होती है, डायमेंशन ये होती है, जो हमने पहले देखी थी। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन में आ गया कि किसी भी मीडियम की रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की यूनिट या डायमेंशन क्या होती है, तो आप लोगों के कई लोग होते हैं जो मन में तुरंत दिमाग में आता है कि अच्छा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की सर ने बताई थी, वही डायमेंशन यहां लिखनी है। लेकिन अगर वर्ड साथ में रिलेटिव काम में ले लिया, सेम नाम है, वो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है और इसमें एक वर्ड पहले लग जाता है रिलेटिव, तो रिलेटिव लगते ही डायमेंशन लेस हो जाता है, उसकी डायमेंशन कुछ नहीं होती, उसकी यूनिट कुछ भी नहीं होती। तो एग्जाम में इस चीज के इस पॉइंट पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए देन अपन बात करें कि अगर हम इसकी जो आपको क्वेश्चंस की मैं बात बता रहा था कि इसका क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ध्यान से इसको अपन समझेंगे। अगर हम बात करें ई आर की वैल्यू, ध्यान से सुनना, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की वैल्यू वैक्यूम के लिए कितनी होती है, मेरा सीधा सीधा सवाल है आपसे। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम। वैक्यूम के लिए रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, फटाफट आंसर दो। दे दिया, कितनी होती है? ई आर का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम की। अब यहां पे मैं वैक्यूम की ही इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पूछ रहा हूं, तो मीडियम में क्या हो गया हमारा, मीडियम खुद वैक्यूम हो गया, तो यहां भी वैक्यूम की आ जाएगी, मतलब वैक्यूम को वैक्यूम से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये क्वेश्चन भी बोर्ड्स में और कॉम्पिटिशन्स में बहुत बार आ चुका है। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर वैक्यूम इज 1, फॉर कंडक्टर्स इज इनफाइनाइट। ठीक है, एंड फॉर नॉन कंडक्टर्स और किसी जो नॉन कंडक्टर या डाइलेक्ट्रिक्स के लिए क्या होती है, इनकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। ठीक है, जैसे एयर के लिए बात करें तो एयर के लिए इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है आपके पास 1.000059। ठीक है, और भी अलग अलग सबके लिए 1 से बड़ी होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 से क्या होती है, बड़ी होती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर कंडक्टर्स इज इनफाइनाइट, फॉर नॉन कंडक्टर्स इज ग्रेटर देन 1, कितनी भी हो सकती है, ग्रेटर होती है, 1 से बड़ी होती है। ठीक है, और फॉर अभी एक और डिस्कस किया था ना, फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए क्या होती है, वैक्यूम के लिए 1 के बराबर होती है। ठीक है, कोई डाउट? अब इस पे मैं एक लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन करवाते हुए जाता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन छोटा सा ये है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज, मेरी बात ध्यान से सुनना, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 10 न्यूटन इन वैक्यूम। ये क्वेश्चन आया हुआ है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम इज 10 न्यूटन if the medium is replaced by another medium of dielectric constant 5, what is the new force? क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी बोल देता हूं क्योंकि कहने को आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, लेकिन आपकी इंग्लिश बड़ी खतरनाक है, मुझे मालूम है, काफी सालों से पढ़ा रहा हूं, इसलिए मालूम है कि सारे अंग्रेज हो, तो इसलिए मैं एक बार हिंदी में भी इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। दो चार्जेस के बीच में जब वो वैक्यूम में रखे हुए हैं तो 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अब हम वैक्यूम की बजाय एक ऐसा मीडियम भर देते हैं दोनों के बीच में जिसके लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 5, तो अब नई फोर्स क्या होगी, क्या होगी? ज्यादा सोचना ही नहीं है, बड़ा सिंपल है। मैंने आपको ई आर का वैल्यू बताया था, ई आर का वैल्यू ये था ई एम अपॉन ई नॉट। ठीक है, और फोर्स की टर्म्स में क्या था,
उल्टा एफ नॉट अपॉन एफ एम, एफ नॉट वैक्यूम। तो जब दोनों वैक्यूम में हैं, ई आर आपको कितना दे रखा है 5, जब दोनों वैक्यूम में है तो फोर्स कितनी लग रही है 10, दोनों मीडियम में है तो फोर्स कितनी लग रही है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो इसको यूं कहीं रहने दें, ठीक है। तो 5 से 10 कट गया 2 और एफ एम यहां आ गया, तो एफ एम की वैल्यू कितनी आ गई 2 न्यूटन्स। आया समझ में? इस तरह का सिंपल क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार बोर्ड्स के अंदर आ रखे हैं, और कितनी ही बार आपके जो पीएमटी लेवल तक में ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, और नेवी एयरफोर्स एनडीए में तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर क्या करेंगे, आपको किसी भी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बता देंगे, और वैक्यूम में लगने वाली फोर्स बता देंगे, और मीडियम में लगने वाली फोर्स पूछ लेंगे, या फिर किसी भी मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ना बताकर किसी भी मीडियम में लगने वाली फोर्स बता देंगे, वैक्यूम में लगने वाली फोर्स बता देंगे, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ लेंगे। तो सिंपल उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ऐसे बेसिक सवाल आते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इससे पहले जो मैंने बात कही थी कि जब दो चार्जेस हैं उनके बीच में क्या होता है, अगर हमने कंडक्टिंग मीडियम भर दिया पूरी तरह से तो फोर्स कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि इनफाइनाइट होता है। लेकिन अगर पूरी तरह से नहीं भरा, आधा अधूरा भरा है तो क्या होगा, मैंने कहा था मैं इस टॉपिक के एंड में बताऊंगा। तो बिल्कुल मैं फिर बता रहा हूं कि ये जो बात मैं आप बता रहा हूं ये कंपटीशन लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे इसको, बड़े आराम से समझेंगे आप लोग। देखो, दो चार्ज है, एक है Q1 एक है Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, ठीक है। मान लो मैं दोनों चार्जेस के बीच में R/2 मोटाई की एक प्लेट रख देता हूं, और ये प्लेट कैसी है, कंडक्टिंग। वापस से मेरी बात को ध्यान से सुनना, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है R, इन दोनों के बीच में पहले तो वैक्यूम थी, अब मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक प्लेट रख दी, एक कंडक्टिंग प्लेट रख दी जिसकी थिकनेस कितनी है R/2। तो अब नई फोर्स कितनी हो जाएगी। तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर ये कंडक्टिंग प्लेट पूरी भरी हुई होती तो फोर्स बड़ी सिंपल थी, 0 हो जाती, लेकिन अब पूरी कवर नहीं हो रही तो क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है, जहां तक कंडक्टर भरा हुआ है उस जगह को हटा दो। कंडक्टर कितनी दूरी कवर कर रहा है R/2। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे एज्यूम कर लेंगे कि ये जो चार्ज Q1 यहां था ना, ये इस कंडक्टर से होता हुआ यहां तक आ जाएगा। ये चार्ज Q1, क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर चार्ज फ्री होते हैं मूव करने के लिए, तो ये यहां तक आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास इसको आप नए तरीके से जब कैलकुलेट करेंगे तो मतलब जितने हिस्से के अंदर कंडक्टिंग मीडियम भरा हुआ है उस हिस्से को हटा दो चार्ज के बीच में से, यानी R/2 दूरी को हटा दो जहां तक कंडक्टर भरा हुआ था। बची कितनी R/2, तो नई फोर्स कितनी हो जाएगी, अगर पहले थी K/Q1 Q2 अपॉन R², अब कितनी हो जाएगी नई फोर्स K/Q1 Q2 तो वही है, और R की जगह R/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आ जाएगा, तो ये 4 गुना हो गई फोर्स कितनी हो गई 4 गुना हो गई। तो वापस से मैं इस बात को आपको बता दूं कि अगर आपके पास दो चार्जेस के बीच में ये दिख तो रहा ना बोर्ड वाला, दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम है, ठीक है, और उन दोनों के बीच में वैक्यूम की बजाय हम लोग कोई कंडक्टिंग मीडियम भर देते हैं, पूरी जगह कवर करता है तो फोर्स 0 हो जाएगी, और अगर पूरी जगह कवर नहीं करता तो जितनी जगह कवर कर रहा है कंडक्टिंग मीडियम उस जगह को हटा दो और बची हुई डिस्टेंस से फोर्स की वैल्यू निकाल लो। क्लियर है, ठीक है। कल मैं आपको कूलम्ब्स लॉ और क्वांटाइजेशन को मिक्स करके कुछ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग यहां तक जो मैंने आज बताया इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। मुझे इतनी देर झेलने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।